ये है न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रेंडन मैकलम, रॉस टेलर, डैनियल विक्टोरी। मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता हूँ। और न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस के लिए और खूबसूरत लेक और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर और अच्छी खासी बारिश, मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके के पॉपुलेशन का 7% भी नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड का 70% आबादी नॉर्थ में रहता है और नॉर्थ की 50% आबादी इस शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत सी लो लाइम रेट और हाई लिविंग रेट के बावजूद भी 80% न्यूजीलैंड क्यों खाली है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या फिर मुंबई से जहाज़ में बैठेंगे तो पूरा अरेबियन सी, इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीब 18 से 22 घंटा के फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड पर पहुंचे कैसे? अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ हैं। अगर हम न्यूजीलैंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ ये लिखा है कि आज से करीब 1000 साल पहले, लगभग 1320 से 1350 साल के बीच, मावरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। मावरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड, जिन्हें पोलिनियम आइलैंड भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है। ऑफिशियल लिंक के अनुसार मावरी 13वीं शताब्दी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और ये न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही ज़माना बनता है जब मंगोल और चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इसी सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि मावरी के कुछ अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। मावरी ट्रेडिशनल के अनुसार न्यूजीलैंड 13वीं शताब्दी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले, अराउंड 750 एडी में कूपे नाम के एक मावरी ने डिस्कवर किया। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने ट्राइब के लिए मछलियाँ पकड़ता था, मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वह जाल लगाता तो उसकी मछलियाँ उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते थे और इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया और उसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर और आइलैंड की खोज करेंगे जहाँ पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कूपे ने 20 से 25 आदमी लेकर ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफ़र के बाद ही उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नज़र आया। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से लदा मालामाल आइलैंड जिस पर और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने साथियों को पोलिनेशियम आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दे और इस तरह न्यूजीलैंड पर मावरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक मावरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहने लगे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई किसी से खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द ही बदलने वाला था। यह वक्त था जब वेस्टर्न नेशन अपने ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर को भेजा जा रहा था कि आइलैंड और कंट्रीज को डिस्कवर करे ताकि उन पर कब्जा कर सकें, यूरोपियन कंट्रीज अपना ताकत बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी ओशन के खोज में निकला, बिकॉज उस वक्त यूरोपियन का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। 1642 में तस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी मावरी लोगों के साथ ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा।
एक दफ़ा फिर जेम्स के फौजियों और मावारी लोगों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई मावारी चीफ भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा। इस बार उसने न्यूजीलैंड और सारे सफ़र का डिटेल मैप बना लिया था और इसी मैप के द्वारा फिर 18वीं सदी में यूरोपियन इस आइलैंड तक पहुंच गए और इस बार ये बहुत स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने इधर नेवल पोर्ट बनाना शुरू की और फिर 100 साल बाद भी ब्रिटिश ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश और मावारी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वेतांगी कहा जाता है और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त मावारी लोगों का पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटकर 40,000 तक पहुंच गई और उनकी 2 मेन कारण थी। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ बीमारी भी आई जो यहाँ पर आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मावारी लोगों इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल मावारी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड बहुत ही वायलेंट जगह बन गया था। ट्रीटी ऑफ वेतांगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिश और लोकल मावारी के दरमियान लैंड ओनर को लेकर एक सीरीज़ वार शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वार में बहुत से ज़्यादा लोकल मावारी मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका जब मावारी के सारे बड़े चीफ मारे जा चुके थे और मावारी मूवमेंट पूरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिश भी ये समझ चुके थे कि लोकल को डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और इसीलिए इस वार के तुरंत बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल को इलेक्ट्रेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न एरिया में ही क्यों रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड का ये साउदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना एवं कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेज है। इन सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ज़मीन इतनी अनइवन है कि इवन बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि रोड वगैरह बिल्ड करना भी इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ से ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही खुश एवं इनफर्टिलाइज है जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी यहाँ पर नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने वर्ल्ड वार 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी रिलीज की। वर्ल्ड वार 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक स्टेगनेट रही। इसके बाद जब ये पाबंदी खत्म हुई तो एशिया स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग आकर इधर आबाद होना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली ग्रोथ हुआ। आज न्यूजीलैंड पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए हैं। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी यहाँ ऑकलैंड और उसके आसपास के एरिया में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया का लीस्ट अफोर्डेबल शहर में से एक है बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग का डिमांड ज़्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लोगों को $8,000 तक का ग्रांट दे रही है ताकि ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वैकाटो में शिफ्ट हो जाए ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केटिंग पर प्रेशर कम हो जाए और प्राइस नॉर्मलाइज होकर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से यहाँ की भूमि उपजाऊ हो गई है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन करीब 50 लाख के करीब है जबकि यहाँ पर भेड़ बकरियों का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड सरकार ने करीबन $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।